हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा। एक बार फिर हम तैयार हैं। हमारे मेंस के टेस्ट सीरीज वाला जो चल रहा है हर संडे को, एक प्री और एक मेंस, उसको हम मेंस का सॉल्यूशन लेके आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, जो इस संडे को आपका लगा है, मतलब उसी को हम आगे चला रहे हैं। तो देखिए शुरुआत यहाँ पर कहां से हो रही है। आपके सामने एक पैसेज है, एक बार आप इसको पढ़िए, उसके बाद हम लोग कवर अप करते हैं चीजें कहां से कैसे बनती है। ठीक है, देखिए पैसेज क्या कह रहा है आपके सामने। 13 अप्रैल को आपका ये लगा है जो अब आज उसका हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। द इश्यू ऑफ जॉब्स हैज बीन एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी डिस्कशन। 61 से 65 का क्वेश्चन है, उसमें ये कहना चाह रहा है आपसे कि भाई इसमें हम लोग क्या पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जरा इसको आप पढ़िए, ये क्या कहना चाह रहा है। द इश्यू ऑफ जॉब्स, द इश्यू ऑफ जॉब्स हैज बीन द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशन। देखो यहाँ पे एक लाइन आई है, हार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन। इकोनॉमिक पॉलिसी पे जब भी कोई डिस्कशन करना है तो उसका हार्ट मतलब केंद्र क्या है, केंद्र रहा है जॉब्स का। स्पेशली इन रिसेंट डिकेड्स, हाल ही के दशकों में, व्हेन द लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज बीन सीन टू बी रेदर टेनुअस। एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, टेनुअस। टेनुअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमजोर। क्या मतलब होता है इसका? कमजोर। ठीक है, टेनियस का मतलब होता है वीक, मैंने यहां पे लिख दिया है। टेनियस का मतलब क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, हम थोड़ा इसको गहरा कर लेते हैं। और टेनियस का मतलब आपका हो गया वीक। इज इट क्लियर? अभी कहना क्या चाह रहा है कि हाल ही के दशकों में जो लिंक रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच में, देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि हाल ही के वर्षों में क्या रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब आप नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। अब ये लिंक है, जो जॉब पैदा होंगे, लोगों को जॉब मिलेगा, उतना ही बढ़िया क्या होता जाएगा, उतना ही बढ़िया आपका आराम से क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। और ये जो लिंक है ना, ये कुछ वर्षों में क्या रहा है, पिछले कुछ दशकों में टेनुअस। टेनुअस का मतलब क्या है? कमजोर रहा है, वीक रहा है, फ्रेजाइल रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। द पेंडेमिक हैज बीन ए मेजर ट्रिगर ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन। यहां पे एक वर्ड आया है डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है? व्यवधान। क्या मतलब होता है? व्यवधान। राइट, व्यवधान समझ गए? व्यवधान का मतलब आपके यहां पर क्या बन रहा है, जो आप क्या कर रहे हैं, बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। अच्छा, जो पेंडेमिक रही है, महामारी, पेंडेमिक आप लोग जानते हैं महामारी, वो सबसे बड़ा मेजर ट्रिगर ट्रिगर होता है किस चीज को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला या हिला देने वाला, बहुत ज्यादा रेक्ट आउट कर देने वाला ट्रिगर। वो कौन रहा? ये रहा काजिंग वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब होता है चिंता, कमजोरी, कमी, फाइनेंशियल अस्थिरता पैदा कर दी उसने। टचिंग ऑफ ए सर्ज, और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया। टच ऑफ का मतलब क्या होता है? आपने उस चीज को प्रोवोक कर दिया, आप वहां पहुंच गए जहां पे आपने क्या कर दिया, टचिंग ऑफ ए सर्ज इन एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के एक चरम पे आप पहुंच गए, आपने वहां से चरम शुरू कर दिया। ठीक है, चरम पे पहुंच गए। एंड लीडिंग टू मास माइग्रेशन बैक टू विलेज। और इसका नुकसान क्या हुआ? लीडिंग टू मास माइग्रेशन, बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट होने लगे। और कहां आने लगे? बैक टू विलेज, गांव में आने लगे। सीन अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इस बैकड्रॉप के खिलाफ अगर हम देखें, बैकड्रॉप होता है एक पूरा मसौदा, एक पूरा प्रारूप। ठीक है, द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2020 टू 23। देखो आपको पता होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे कौन देता है? पीरियोडिक टेबल सर्वे देता है। पीरियोडिक सर्वे, पीरियोडिक लेबर जो फोर्स सर्वे होता है वो देता है। ये क्या बता रहा है अभी 2022-2023 का जो है, थ्रोज ऑफ सेवरल इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। ट्रेंड्स जानते हो, आंकड़े हमें बता रहा है। कुछ ट्रेंड्स आते हैं, कुछ टैली आ रही है। वो टैली क्या है, जरा आप इसको पढ़िए। टैली ये कह रही है कि एज पर सर्वे, सर्वे के अनुसार द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज कंटिन्यूड टू राइज अक्रॉस द कंट्री। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट है, मजदूर करने वाले लोगों की जो संख्या है, वो जो पार्टिसिपेशन वो बढ़ गया है पूरे देश में चारों ओर। ठीक है, अलोंग साइड इसके साथ साथ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज कंटिन्यूड टू डिक्लाइन। अब देखो 2022-23 की बात कर रहा है, पेंडेमिक आई 19-20-21 में, तो उसके बाद अब क्या हुआ है, चीजें बदल रही है। ठीक है, दिस शुड ऑन द फेस ऑफ इट, दूसरी तरफ देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरी तरफ ऑन द फेस ऑफ इट, इसके विपरीत, बी इंडिकेटिव ऑफ एन
इंप्रूवमेंट इन लेबर मार्केट। अब ये चीज क्या है कि इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है? क्या होता है इंडिकेटिव? इंडिकेटिव का मतलब होता है एक संकेत है। क्या है? संकेत है। किसमें? लेबर मार्केट में इंप्रूवमेंट का। हाउएवर खैर द सर्वे ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स ए डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ रेगुलर वेज। अब ये काम की बात है। सर्वे ये भी बताता है कि डिक्लाइन, कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। किसमें कमी हुई है? ठीक है, इन द शेयर, हिस्से में, ऑफ रेगुलर वेज एंड सैलरीड एम्प्लॉयड। जो सैलरीड एम्प्लॉयड का काम चल रहा है उसमें क्या हुआ है? इनका कम हुआ है। अभी रेगुलर जो वेज करते हैं उनकी हिस्सा कम हो गया है। एंड राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और कोविड के बाद लोगों ने अपने अपने जॉब शुरू कर दिए हैं, खुद के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, दुकान शुरू कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो बिजनेस मैन है वो बढ़ रहे हैं, प्लस जो नौकरी पेशा लोग है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, दीज ट्रेंड्स रिक्वायर क्लोजर एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड राइज इन सेल्फ। अब ये ट्रेंड्स को आपको थोड़ा और क्लोज से देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि असल में ये कहानी क्या है। ठीक है, आगे चलते। एट द ऑल इंडिया लेवल, सारे भारत के लेवल पे अगर हम देखें, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 साल से ऊपर की जो है हैज इंक्रीज। अब 15 साल से ऊपर की जो लेबर रेट है वो बढ़ गई है 49.8% से, जो 2017-18 में थी, अभी कितनी पहुंच गई है? 57% इन 2022-23। 2000, ये आपके एक अच्छा फिगर है, एक अच्छा आंकड़ा है, इसको समझिएगा। ठीक है, कहां से लेके? 49.8 से लेके 57.9 तक। ठीक है, वाहिल जबकि पार्टिसिपेशन रेट हैव इंक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, और ये जो लेबर रेट है इसमें रूरल में भी बढ़ी है और किसमें बढ़ी है? ग्रामीण एरियाज में भी बढ़ गई। ठीक है भाई, द राइज इज टू मच ग्रेटर एक्सटेंट टू द फॉर्मर। और ये पिछले वाले से ज्यादा बड़े स्तर पे है। एक्सटेंट का मतलब होता है हद। ठीक है, मच ऑफ दिस इंक्रीज हैज बीन ड्रिवन बाय फीमेल्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें जो ये वृद्धि हुई, इसमें फीमेल का बड़ा रोल है भाई, महिलाओं का बड़ा रोल है। ठीक है, महिलाओं का रोल ज्यादा है। क्या हुआ महिलाओं के इस रोल में? देखिए भाई, whose participation rate in rural area has risen from 24.6% in 2013 to 41%। गांव में महिलाएं पहले 24% महिलाएं काम करती थी, लेबर करती थी, मेहनत मजदूरी करती थी। कोविड के बाद अब वो 24.6 से बढ़ के हो गया है 41.5। इसका मतलब अब उनका रोल बढ़ चुका है अभी दोस्तों। आगे देखिए, एन इंक्रीज ऑफ रफली 17%, 17% का रफली इंक्रीज है, लगभग अनुमानित। रफली का मतलब होता है ओवर दिस पीरियड, इस पूरे दौर में। वाइल दिस शुड बी एनकरेजिंग, हालांकि इस बात को एनकरेज करना चाहिए, अच्छी बात है कि महिलाएं बाहर निकल रही है, काम कर रही है। ठीक है, कंसिडरिंग द लो लेवल्स ऑफ फीमेल पार्टिसिपेट इन कंट्री, some have suggested that this rise in participation indicative of the economic distress in rural areas। अब इसको क्या होना चाहिए? एनकरेज होना चाहिए। और जो लो लेवल है पार्टिसिपेशन का गांव में या क्षेत्रों में, ठीक है, उसको समझते हुए अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ ने सजेस्ट किया कि क्यों हुआ, क्या विमेन एम्पावरमेंट हुआ है क्या? नहीं, विमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। उसका कारण आगे दिया गया है। कारण यह है कि दिस राइज इज द पार्टिसिपेशन इन इंडिकेटिव ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। पार्टिसिपेशन में जो ये राइज है ये एक इंडिकेटिव है कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, अव्यवस्था हुई है, जो कमी आई है, इकोनॉमिक परेशानी हुई है गांव में, विच इज पुशिंग विमेन, जो महिलाओं को बाहर निकाल रही है, टू वर्क, काम करने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑगमेंट देयर फैमिली इनकम। ऑगमेंट एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाना, ताकि वो अपनी फैमिली इनकम को बढ़ा सके। ठीक है, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर वर्क अंडर मनरेगा where wages are lower than in other non-farm occupations had seen a steady uptick over the years। अब जो मनरेगा जिसमें थोड़ी सी वेज क्या है भाई, थोड़ी सी कमजोर है, वेज क्या है भाई, थोड़ी सी कमजोर है, उसमें क्या है? हल्की सी वृद्धि देखी गई है। अपटिक का मतलब होता है हल्की वृद्धि, है ना, उसमें देखी गई है ए स्टडी अपटिक ओवर द ईयर्स, पिछले सालों में। अब इसने कहा है इवन एक्सक्लूडिंग द पेंडेमिक ईयर, और इसमें कौन बाहर था? एक्सक्लूड था 2020-21-22 थे, 21-22। एंड वुमेन परसेंटेज अंडर द प्रोग्राम हैव आल्सो बीन स्टेडली राइजिंग। और महिलाओं के काम करने के जो दिन हैं, एक साल में महिला 150 दिन काम कर रही है, 100 दिन काम कर रही है, वो भी अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, देखिएगा, क्लियर।
अब इसमें आगे बनाइएगा, also rising. Alongside this increase in labor force participation rate, the share of the self-employment has risen from 55.6% to 57%. ये दो फिगर हमें और समझने हैं। 55.5 से लगभग 57.5 के आसपास हम पहुंच गए हैं, 57.3%। While the share of regular wage and salary employed has fallen, देखो वही बात आ गई है, सैलरीज कम हो गए हैं, पर्सनल जॉब वाले बढ़ गए हैं। 21 पॉइंट से 20.9% पे ये लोग आ चुके हैं। ठीक है। The percentage of workers engaged in informal sector enterprises in non-agriculture sector has also gone up from 71% to 74। अब जो गैर कृषि वाले क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग जो एंगेज है, बिजी है इनफॉर्मल सेक्टर में, उनका भी अब क्या है, ग्रोथ बढ़ गया है। ठीक है ना। अब वो कितना हो गया है उसको आप समझिए, वो आपका 71% से 74% पे पहुंच गया है। While unemployment rates have डिक्लाइंड अक्रॉस बोर्ड, और अब बेरोजगारी कम हो गई है, और जो यूथ है जो 15 साल से 29 साल के एज के हैं, दिस फॉलिंग शेयर ऑफ रेगुलर वेज सैलरीड, अब उनमें क्या है, सैलरीड वाला तो कम हो रहा है, फॉलिंग का मतलब कमी हो रही है। ठीक है ना। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेंज फोर्सेज, अब ये जो दो चीज हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सैलरी कम हो रही है, ये क्या कर रहा है, रेन फोर्सेज बढ़ाता है। रेन फोर्स होता है बल देना, किसको बल देता है, ये कंसर्न, चिंताओं को। अब इससे फायदा नहीं है, इसमें चिंताएं बढ़ रही है। दैट इकोनॉमी इज अनेबल टू जनरेट सफिशियंट, कि हमारी अर्थव्यवस्था काबिल नहीं है, नाकाबिल है, अभी इतनी योग्य नहीं हो पाई है कि वो सफिशियंट प्रोडक्टिव और रिम्यूनरेटिव, रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है पारिश्रमिक देने वाला, कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या दे सके, प्रोडक्टिव और रिम्यूनरेटिव फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एब्सॉर्ब द मिलियंस एंटरिंग द लेबर फोर्स ईच ईयर, जो हर साल लेबर फोर्स में लोग घुस रहे हैं, उनको क्या दे सके भाई, पैसा दे सके, उनको जॉब दे सके। इतने जॉब वो क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। आगे पढ़िएगा। ठीक है। inadequate job creation was and still remains the biggest challenge confronting policy makers। confront होता है सामना करना, confront क्या होता है, सामना करना। अभी कह रहा है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसके लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि जॉब क्रिएट करो भाई। लोग अपने दुकानें खोल के बैठे हैं, वो आईटी नहीं दे रहे हैं, आईटीआर नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो पैसा कहां से आएगा। आपको जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे, कंपनियां बढ़ेगी, वो जॉब दें। ये आपका ओवरऑल पूरी इसकी कहानी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन 61 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर, इन्फर होता है छिपा हुआ मीनिंग निकालना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड about the increase in female labor force participation in rural areas। क्या माना जा सकता है, मैंने कारण आपको बोल के बताया था, क्या कारण माना जा सकता है कि महिलाएं गांव में ज्यादा जॉब कर रही हैं, ज्यादा काम कर रही, बाहर निकल रही है, बताओ भाई। इट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन द अर्बन एरियाज, ना कुछ नहीं है, फालतू बातें। इट इज ड्यू टू द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, कोई महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, इतना नहीं हुआ है। It may indicate economic distress pushing women to work to supplement their family income। आंसर यही होगा। आंसर कौन सा होगा, सॉरी, सी आपका आंसर होगा। ठीक है। महिलाओं को मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि काम नहीं हो रहा है, इकोनॉमी डिस्ट्रेस हो गया है, किसकी वजह से, पूरे आपके पेंडेमिक की वजह से। अब आइए नेक्स्ट। According to the periodic labor force survey for 2020 to 23, how has the labor force participation rate 15 year and above changed from that? हमने इसको अंडरलाइन किया था 49 से, और कितना था आपका लगभग, देखिएगा हम वहां पे पहुंचते हैं वापस से एक बार। ये आपका बना था, इसमें हमने एक बार उसको चेंजअप किया था कि 49% से कितना बना है, एक बार और चलना पड़ेगा हमें। वो चीज यहां आई थी 49.8 से 57.9, तो पहुंचिए इसमें कहां पर हम लोग, 49.8 से 57.9 आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन आपका है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। में कौन सी बात मानी जा सकती है कि हमारे देश की कंडीशन में क्या हो रहा है। द इकोनॉमी इज रैपिडली जनरेटिंग न्यूमेरियस हाई पेइंग जॉब, गलत। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर डिक्रीजिंग, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग लेस फॉर्मल एंड मोर सेल्फ ड्रिवन, ये बात बैठ रही है। ठीक है ना। द यूथ आर द प्राइमरी रीजन फॉर द इंक्रीजिंग इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेट्स, नहीं।
ठीक है, आंसर आपका क्या बनेगा? बी आंसर बनेगा, क्योंकि सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब कर रहे हैं, नौकरियां नहीं कर रहे। इसमें आप आइए 64। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज? कौन सा है जो सही कहानी बताया जा रहा है आपका? इसके बताइएगा मुझे जरा, किसमें ये चीज बताई जा रही है? द शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज फ्रॉम, ना डिक्रीज का इंक्रीज हुआ है, ये तो गलत बात है भाई। In 2023, over 70% of workers were engaged in informal sector enterprise. हाँ, ये तो पढ़ा है, सही है। The employment rate among the youth increased now. ठीक है। The economy has been successfully creating ample productivity now. आंसर क्या बनेगा इसमें? ओवर 70% जो उसने बताया था, पूरा का पूरा खेल आपका उसके अंदर ये बन रहा है, इस चीज में आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following best describe the tone of passage? बताओ क्या टोन होगी इस पैसेज की? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, ना ऐसा कुछ नहीं। तो खामियां गिनाई गई है, लेकिन कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। पेसिमिस्टिक, निराशावादी, ना ना ना, ऐसा भी नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा है। एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, विश्लेषण किया है, हाँ विश्लेषण तो हुआ है, इसमें सच है। एम्बिगुअस, अस्पष्ट, कुछ कहा नहीं गया है क्या करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। इसमें बेटर आंसर आपका होगा एनालिटिकल। आंसर होगा एनालिटिकल आपका आंसर। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस बदल रहे हैं। पहला पैसेज हमने कर लिया है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आप देखिए जरा। कैपेबिलिटी क्या होता है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। क्या क्वेश्चन है? कैपेबिलिटी है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। कैपेबिलिटी योग्यता होती है, देखो टेंडेंसी धारणा होती है, आदत, तुनक मिजाजी की। फ्लुएंसी आप जानते हो, धारा प्रवाहिता होती है। डिसेबिलिटी अयोग्यता होती है। इफिशियंसी कार्यक्षमता होती है। आंसर आपका आएगा, कैपेबिलिटी का आपका आंसर आएगा ए। ठीक है, इफिशियंसी आपका क्या होता है? कार्यक्षमता होता है। अगला क्वेश्चन आप जरा देखिएगा, इसी के अंदर आपका क्या बनना चाहिए, क्लियर है? रिस्टोर होता है वापस से चीजों को जमाना, रिस्टोर पुनः प्राप्त करना। क्या करना? पुनः प्राप्त करना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बनेगा भाई? रिवाइव, इसका मतलब होता है पुनः होश में लाना, मतलब पिछली वाली कंडीशन में प्राप्त करना। डैमेज, नष्ट करना। डिप्रेस, जानते हो, निराश होना। रिव्यू, किस चीज का रिव्यू करना, उसको एक बार देखना। आंसर आएगा रिवाइव, पुनः होश में आना। और पुनः होश में आ रहे मतलब आप उस चीज को वापस से प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एनेक्सिस होता है चिंतित। अब चिंतित का सिनोनिम क्या होगा? देखो, कलेक्टेड, इकट्ठा करना, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। फ्लॉलेस होता है परफेक्ट, त्रुटिहीन। अप्रेंसिव होता है चिंताजनक, जिसके ऊपर चिंताएं आ जाए, शंका, शंका पैदा करने वाला। सीधी बात है, शंका जनित कह सकते हो आप इसको, शंका से भरा हुआ। शंका का मतलब चिंता ही होगा, तो आंसर आएगा अप्रहेंसिव। सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस एंटोनियम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। वाइब्रेंट होता है जोशीला, उत्साही। वाइब्रेंट क्या होता है? जोशीला या उत्साही। डल, विवासियस, ल्यूमिनियस, ब्रिलियंट। अब वाइब्रेंट का जस्ट उल्टा क्या होना चाहिए बताओ? विवासियस सजीव होता है, ल्यूमिनियस उजाले वाला, मतलब ये भी क्या होता है? जागृत होता है। ब्रिलियंट, ये भी शानदार होता है। ब्रिलियंट जानते हो, दिमाग से हाई फाई। एक ही आंसर बन रहा है, डल। क्या आंसर बन रहा है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? डल बनेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए जरा, इसमें एक्सास्परेटेड, अच्छा वर्ड है दोस्तों। एक्सास्परेटेड का मतलब होता है अपने आप पे झुंझलाना, गुस्सा होना। क्या होना? अपने आप पे क्या होना? गुस्सा होना। एक्सास्परेटेड को आप ये कह सकते हो कि झुंझला रहे हो आप खुद से, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, ये वगैरह वगैरह। तो ये गुस्सा है, होता है कुड़ा हुआ व्यक्ति, गुस्सैल, गुस्से से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ। ठीक है। एपैथेटिक, उदासीन। एपैथी होता है उदासीन, जिसको कोई मतलब नहीं है। अनकंसर्न, जिसको कोई मतलब नहीं है, मतलबहीन। डिटैच, जिसको कोई मतलब नहीं है।
अब गुस्से का उदासीनता नहीं होगा, गुस्से का क्या होगा? थ्रिल्ड। एंटोनिम क्या बनेगा भाई? थ्रिल्ड होगा, बहुत ज्यादा रोमांचित होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए इसी में, इमाकुलेट। क्या वर्ड है? इमाकुलेट। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। इमाकुलेट का मतलब क्या बनता है, हमें ये समझना पड़ेगा। इमाकुलेट का मतलब होता है एकदम सही, बिल्कुल स्वच्छ, साफ, स्पष्ट, क्रिस्टाइन होता है, पवित्र, फ्लॉलेस, त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट होता ही है। सॉइल्ड, गंदा, खराब, ये होता है इमैकुलेट, त्रुटिहीन। त्रुटिहीन का मतलब आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा सॉइल्ड। अगला क्वेश्चन आप देखिए वापस से, फिर से एक और पैसेज, चूंकि 3 पैसेज हमें इसमें झेलने हैं तो 3 पैसेज हमारे सामने है। जरा देखिएगा आप इसमें क्या बनेगा। एक बार आप पढ़िए इस पैसेज को 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम देखते हैं। देखो उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पे एक वर्ड आया है रिवर्बरेशन। रेवर्बरेशन का मतलब होता है, रिवर्बरेशन का गूंज, साउंड, गूंज, इको, आवाज। द रिवर्बरेशन फ्रॉम द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, ऑनगोइंग जारी कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष इन वेस्ट एशिया आर बीइंग फेल्ट इन मार्केट्स। जो गूंज है, जो कोलाहल है, जो स्वर है, किसका? जो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, जो युद्ध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है वेस्ट एशिया, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उसमें क्या हो रहा है भाई? आर बीइंग फेल्ट, उसको महसूस किया जा रहा है, उसकी गूंज को महसूस किया जा रहा है, उसके साउंड्स को महसूस किया जा रहा है। किसमें? इन मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बाजारों में हल्ला मचा हुआ है। अभी ट्रम्प का मचा हुआ, आपको पता है क्या हालात हो रहे हैं। और मंडे, सोमवार को इंडियन मार्केट ऑल्सो एग्जिबिटेड, एग्जिबिट होता है प्रदर्शन करना। किसका प्रदर्शन किया? हमारे मार्केट ने वीकनेस, कमजोरी का, एंडिंग द डे डाउन, और 0.7% पे कम आए। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पुल्ड आउट क्लोज टू 1000 करोड़। और हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो के जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स है, उन्होंने लगभग पुल आउट का मतलब होता है खींच लेना, 1000 करोड़ के आसपास, मतलब वो लोग क्या हुए? पुल आउट हो गए, साइड में हो गए। क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज अराउंड 4% एज फियर ऑफ इंस्टेबिलिटी। क्रूड ऑयल की कीमतें 4% ऊपर बढ़ गई। किसके डर में? इनस्टेबिलिटी इन द रीजन गेन ट्रैक्शन। समझ गए? अब इस क्षेत्र में क्या हो रखा है? बहुत ज्यादा ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है तनाव, खिंचाव, विवाद, नर्व जो स्ट्रेन होती है। इस वजह से उनको लगा कि ये और पंगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया भाई? फियर ऑफ इनस्टेबिलिटी था, उससे क्रूड ऑयल की कीमतें 4% बढ़ गई। वाइल इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवर्ड ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को हमारा जो मार्केट था वो थोड़ा सा क्या हुआ? रिकवर हुआ। ठीक है भाई। कंटिन्यूइंग conflict in the region is only likely to add the prevailing uncertainty in global market already weighed down by tighter financial conditions। अब जो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो लगातार इस क्षेत्र में जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है, ये केवल क्या करेगा? ओनली लाइकली टू का मतलब होता है पॉसिबल, केवल संभव है कि ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा भाई? जो पहले से ही अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल मार्केट में चल रही है, जिसने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत वे डाउन, कमजोर कर दिया है, उसको बढ़ाएगा। और पर्टिकुलर कंसर्न और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इंप्लीकेशन ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। सबसे बड़ी दिक्कत है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रूड ऑयल प्राइसेस पे पड़ रहा है। अब देखो जरा, इन सितंबर में प्राइसेस वर होवरिंग। एक वर्ड आया है होवर। होवर होता है मंडराना। होवर क्या होता है भाई? आसमान में मंडराना। एक वर्ड आया आपके सामने, होवरिंग। कीमतें मंडरा रही थी किसके पास? $97 पर बैरल। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। इस बात को आप दिमाग में डालें थोड़ा सा। ठीक है, अब आप देखो जरा, आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड रशिया हैड अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ देयर प्रोडक्शन कट्स। जब उन्होंने अपने क्या क्या किए कि हम हमारा जो प्रोडक्शन कट्स था उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? प्राइसेज हैड ईज्ड देयर आफ्टर, जिसके बाद प्राइसेज ईज हो गई, कम हो गई, फॉलिंग टू रफली
$85 बिफोर द अटैक बाय हमास, और वो इजीली कवर हो गई थी। अटैक, हमास का अटैक करने से पहले $85 पर बैरल थी। हाउएवर खैर, ऑन मंडे को ब्रेंट क्रूड ऑयल वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 88। मंडे को ब्रेंट की जो क्रूड ऑयल प्राइस थी, ब्रिटेन से रिलेटेड लोग है ये, तो वो 88 बैरल के आसपास थी, ठीक है ना। और while on Tuesday price had edged marginally lower, थोड़ा सा कम हो गई, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम हो गई। There is a concern that an escalation in the conflict engulfing the region could push, escalation होता है बढ़ोतरी, अगर तनाव में बढ़ोतरी हुई तो ये इस एरिया को किस में पुश कर सकती है, जरा देखिए, प्राइस हायर, प्राइस को हायर, ऊंचा ले जा सकती है। फॉर एन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में जो ऑयल को आयात करता है, विच इंपोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, जिसकी 80% से ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या की जाती है, खींची जाती है, ली जाती है, क्लियर। अब वो क्या करे विदेश, बताओ जरा। हायर प्राइस कुड इंपैक्ट द करंट अकाउंट डिफिसिट एंड इन्फ्लेशन, वो हमारी जो वर्तमान में जो हमारा अकाउंट की सिचुएशन है उसको और किसको, दोनों चीजों को वो क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। एंड पॉसिबली इन्फ्लेशन, हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको भी कर सकता है। एंड पॉसिबली हैव फिस्कल इंप्लीकेशंस एज वेल, और साथ में इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को पड़ सकते हैं मौद्रिक नीति पर, मुद्रा पर, पैसे पर। टू पुट द करंट प्राइस इन पर्सपेक्टिव, अगर अभी की जो प्राइस है, वर्तमान प्राइस है, उसको अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें, संभावना में देखें, योजना में देखें, in its latest monetary policy report, the RBI had factored in crude prices at $85 per barrel for 2023-24। RBI ने ये माना था कि ये लगभग इतनी रहेगी, उन्होंने ये फैक्टर दिया था। Higher prices could push up inflation above the RBI estimate of 5.4% for the full year। अब दिक्कत ये है कि हमने जो मतलब महंगाई का या मुद्रा उसका दर जो मानी है 5.4%, उसको ज्यादा बढ़ा देगा अगर ज्यादा प्राइस हाई रही तो, ठीक है ना। Which is lower than the World Bank recent estimate of 5.9%। ये वर्ल्ड बैंक के 5.9% से कम है, हमने थोड़ा कम माना है, तो हो सकता है ऐसा हो जाए। आगे देखिएगा, however खैर, it is also possible that retail prices may not see a complete pass through of higher crude oil prices since May 2022। हो सकता है कि इतना ना बढ़े जितना हम सोच रहे हैं, हो सकता है कि इतनी ना बढ़े जितनी हम सोच रहे हैं। रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड, क्योंकि मई 2022 से ये अनचेंज रहे हैं, ठीक है ना। एज द बर्डन ऑफ हायर प्राइसेस कुड बी बोर्ने बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड द गवर्नमेंट, क्योंकि बोर्ने होता है सहन करना, बियर की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसको सहन किया जा सकता है किसके द्वारा, इसको सहन किया जा सकता है उन खुद कंपनियों के द्वारा सहन किया जा सकता है। इसी में आगे चलिए, ठीक है। हायर क्रूड ऑयल प्राइस विल ऑल्सो हैव इंप्लीकेशंस फॉर द करंट अकाउंट डिफिसिट, ये भी इसके लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां रखेगी। एज पर सम एनालिस्ट, कुछ एनालिस्ट के अनुसार, विश्लेषकों के अनुसार, द डिफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन सेकंड क्वार्टर फ्रॉम 1% ऑफ जीडीपी एंड द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर में शायद ये बढ़ेगा 1.1% ज्यादा। टू व्हाट एक्सटेंट इज राइज फर्दर इज द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर विल डिपेंड ऑन हाउ हाई प्राइसेस गो एंड फॉर हाउ लॉन्ग दे रिमेन एलिवेटेड। अब अगले ईयर उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि प्राइस कितनी ऊपर रहती है और कितने दिन तक वो वहां पे टिकी रहती है। लॉन्ग साइड, इसके अलावा दिस कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्सो हैव इंप्लीकेशन फॉर रिसेंटली अनाउंस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब हमने कॉरिडोर का क्या किया है, घोषणा की है, तो ये उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान ऑफ एक्यूट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एक्यूट एक वर्ड आया, इसका मतलब होता है तीव्र, सीरियस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रहा है। पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया मस्ट बी गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्विंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बताया जाना चाहिए कि सूक्ष्म तरीके से आपको हमें क्या करना है, जो स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखना है। ये आपका इसमें लाइन बन गया। पहला क्वेश्चन आप जरा देखिए इसमें क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको आप पढ़िए जरा एक बार। बेस्ड ऑन द पैसेज, what can be inferred about the relationship between the West Asia conflict and global market? हम क्या मान सकते हैं इसके अंदर? The conflict is the trend solely, एकमात्र वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वही कारण है? नहीं, कारण और भी है। There is no clear relationship, नहीं, गलत बात। The ongoing conflict
एग्जिस्टिंग अनसर्टेनिटीज इन ग्लोबल मार्केट, हाँ एम्पलीफाई बढ़ाता है उसको, अनसर्टेनिटी को एम्पलीफाई कर रहा है। सब कुछ ये भी नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि ना ना और कुछ भी नहीं है, गलत बात। आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। सेकंड क्वेश्चन आप जरा इसका एक बार देखेंगे हम लोग, ये कहां किस कंडीशन में जा रहा है, इस पे एक बार आप जाइएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डिड द इंडियन स्टॉक मार्केट रिस्पॉन्ड टू द डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया? बताइए क्या किया इसने हमारे ने। पहले दिन तो आप थोड़ा सा क्या हुए, कमजोर हुए, दूसरे दिन हम बढ़ गए, बट रिकवर्ड द फॉलोइंग डे। आंसर आपका बनेगा सी। पहले दिन में वीकनेस किया, अगले दिन आप क्या हो गए, रिकवर हो गए। यही बात इसमें बताई गई है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट कुड बी ए पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडिया ड्यू टू एस्केलेशन ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट? इंडिया के लिए क्या संभावित इसके नुकसान हो सकते हैं, वो कहना ही सारा। बताइए क्या नुकसान हो सकते हैं। इंडिया के लिए नुकसान हो सकता है डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ना ये तो कोई राम राम ही नहीं हो रहा है। सर्ज इन द नंबर ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनीज, गलत। ए रिडक्शन इन इंडियाज ओवरऑल ऑयल, नहीं, गलत। आंसर आएगा सी। ए पोटेंशियल राइज इन इन्फ्लेशन बियॉन्ड द आरबीआई करंट एस्टिमेट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एज ऑफ इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, एट व्हाट प्राइस डिड द आरबीआई फैक्टर इन द 2002 $85 आपको सबने पढ़ा है। इसमें आंसर आपका क्या बनेगा? 85 बैरल आपके सामने इसमें आंसर बन चुका है। क्लियर है? अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्योंकि पैसेज बड़े हैं तो टाइम उसके हिसाब से लगेगा, राइट? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या होता है आप सब जानते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स आपका होता है। इसमें बाकी वर्ड देखो, फिलाटेली स्टैम्प्स को कलेक्ट करने वाला होना चाहिए, एंटिक्वेरी और अपोथेक्रेसी, दोनों वर्ड्स आपके। एंटिक्वेरी होता है जब पुरानी चीजों का, एंटिक्स का संग्रहण करता है, और एपोथेक्रेस क्या होता है अभी, ये अपोथेकेरी आपका होता है किससे रिलेटेड, जो ये मेडिकल्स या दवाएं बनाता है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आंसर आपका क्या बना वो हमने लगा दिया। ए पर्सन हु ईट्स टू मच आप सब लोग जानते हैं, इसमें आंसर आएगा ग्लूटन। इजी वर्ड्स है। अब इसमें आ रहा है ईडियम, वर्कर्स टेंड टू स्लेक ऑफ ऑन मंडेज एंड फ्राइडेज। वर्कर्स जनरली मंडे और फ्राइडे को कम काम करते हैं। मंडे तो इसलिए क्योंकि संडे को छुट्टी करके आए, अरे यार क्या मतलब, फ्राइडे को इस खुशी में कि चलो कल तो छुट्टी आनी है। इसमें आएगा टू वर्क लेस हार्ड और टू बी लेस देन अनयूजुअल और नेसेसरी। इट इज रेनी सीजन, इट इज रेनिंग कैट्स एंड माइसेज, ये कोई मतलब ही नहीं है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यही होता है, आप सब लोग जानते हो। मूसलाधार बरसात होना। फाइंड द करेक्टली इनकरेक्टली वर्ड, हमें देखना पड़ेगा करेक्टली और इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा वर्ड है इसके अंदर। वेगल, रिगल, रेत, रेक, रेक तो नष्ट करना हो गया। रीत किस चीज को गूंथना होता है, माला के लिए आता है ये आपका। किसके लिए आता है भाई? माला के लिए आता है। रिगल आपका क्या होता है? तड़पना होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर होगा वेगल। वेगल में ए आना चाहिए, तो ये रॉन्ग स्पेलिंग है। इसी में मिनिएचर की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि मिनिएचर में ATURE आएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये होगा, हमें गलत स्पेलिंग देखनी है, ये आंसर नहीं है ना, ये आपका आंसर होगा। 82 फिर से एक और बड़ा पैसेज है, एक बार पढ़िए आप इसको, थोड़ा सा इसको स्पीड में लेंगे, ठीक है ना, बनाइएगा आप। एशियन गेम्स की बात हो रही है दोस्तों। ये कहना चाह रहा है कि इंडिया का जो क्या है, रिटर्न है ओवर द पैसेज ओवर 100 मेडल्स फ्रॉम द हैंगजो एशियन गेम्स इज ए वाटरशेड मोमेंट। वाटरशेड होता है शानदार, जहां से आपने कुछ टर्निंग पॉइंट किया। वाटरशेड पानी भी होता है, पानी का गिरावट भी होती है, लेकिन वाटरशेड का मतलब क्या होता है, समझ गए आप लोग? वाटरशेड का मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकिंग या समथिंग इंपॉर्टेंट, उसे वाटरशेड कहते हैं। इन स्पोर्टिंग हिस्ट्री, भारत के स्पोर्टिंग हिस्ट्री में एक बड़ी बात है भाई, द मोमेंटस अचीवमेंट, याद रखने लायक अचीवमेंट क्या है भाई, क्या हुई है, देखो आप पढ़ो। हैज अंडरस्टैंडेबली सेंड द कंट्री इनटू ए स्टेट ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया होती है खुशी, यूफोरिया क्या होती है? खुशी। एक खुशी के दौर में हमें भेज दिया है, अवस्था में भेज दिया है। जब
एंड इट एज दैट हैज ओवरशैडो द स्टार्ट ऑफ मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसने क्या किया है, उसको भी कमजोर कर दिया है जब हमने वर्ल्ड कप शुरू किया था, खेला था, जीता था। ठीक है, उस कंडीशन को आगे पढ़ो भाई। द 107 मेडल इंडिया क्लेम्स, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, ये फिगर याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। 107 मेडल हमने जीते, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज है। इज द बेस्ट एवर टैली, टैली होते हैं आंकड़े, अब तक का सबसे बेस्ट आंकड़ा है। हेड एंड शोल्डर अबव द प्रीवियस हाई ऑफ 70, और ये बिल्कुल हम कंधे और सिरों से ऊपर चले गए, मतलब बहुत ऊपर चले गए। पिछले वाला जो 70 था हमारा जकार्ता के खेल्स में। While a lion's share of the gold medal came from the disciplines of track and field. अब देखो गोल्ड मेडल किस पार्ट से ज्यादा आए हैं, ज्यादातर किससे आए हैं भाई, ट्रैक्स, रेस से, फील्ड मैदानी खेलों से 6, शूटिंग से 7, आर्चरी तीरंदाजी से कितने 5, ठीक है, ये आए हैं। इंडिया अर्निंग पोडियम फिनिशेज क्रॉसेस 22 डिफरेंट स्पोर्ट पॉइंट्स टू द नेशंस इंक्रीजिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सीलेंस। भारत के जो ये टोटल पोडियम पे हमारे लोग पहुंचे, 22 टाइप डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोग पहुंचे, जो एक बहुत अच्छी बात है, हमारी बढ़ती हुई विभिन्नता को दर्शा रहा है। खेलों में हम एक्सीलेंस बढ़ा रहे हैं। द रोवर्स, रोवर्स जानते हो आप लोग, तैराकी टाइप के, स्क्वैश प्लेयर, कबड्डी स्टार्स एंड द मेंस हॉकी टीम इंप्रेस, इन्होंने बहुत इंप्रेस किया। देयर वाज ए फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन इक्वेस्ट्रियन, घुड़सवारी में पहला हमें गोल्ड मेडल मिला। इक्वेस्ट्रियन होता है घुड़सवारी। न्यू हीरोज वर फाउंड इन रोलर स्केटिंग, रोलर स्केटिंग में नए हीरो मिले हैं। विंड सर्फिंग, सर्फिंग में वुसु, वुसु खेल है। और सेपटाउटाउ एक गेम है, सेप कटरकाउ, इसका मतलब ये खेल होता है ना, एक खेल का टाइप है। इवन क्रिकेट विच हैज लॉन्ग लिव्ड इन एन इंसुलर लाइफ, इंसुलर होता है अकेला जीवन, अकेला जीवन, और क्रिकेट भी शामिल किया गया एशियाई खेलों में, जिसको कि आज तक तो क्या माना गया था भाई, जिसने अपना अलग जीवन जिया। क्रिकेट सब खेलों से अलग है। तो इंसुलर का मतलब होता है अकेला, इंसुलर होता है एकाकी जीवन, अकेला जीवन। अवे फ्रॉम मल्टी डिसिप्लिनरी एक्स्ट्रा वेजेंजाज, इन फालतू की मल्टी डिसिप्लिनरी चीजों से अलग। ज्वाइन द पार्टी, उसने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया, मतलब क्रिकेट भी शामिल हुआ। कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया टैली, भारत की टैली में इसने 2 गोल्ड दिए भाई क्रिकेट ने, ठीक है। दिस बीइंग ए विजुअल एरा, सम मोमेंट्स आर श्योर टू रिमेन ईच्ड इन द कलेक्टिव मेमोरी। यहां पे एक वर्ड आया है ईच्ड, ईच्ड का मतलब होता है उकेरना, नक्काशी करना, लिखना। ये भारतीय इतिहास की कलेक्टिव मेमोरी के इतिहास में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा एरा है, विजुअल अच्छा देखने लायक एरा है। Like Parul Chaudhary stunning haste in final 50 meter to win the women's 500 meter, and Kishore Jena leading Olympic and world champion Neeraj Chopra in men's javelin before setting for a credible silver। ये सब एक इनकी नॉर्मल जानकारियां पढ़ लो आप। However, at the Continental Games, hers, as it may sound, some medals are worth more than others. Sport as badminton and table tennis are near world level competition in Asia, which adds a bit more luster. Luster का मतलब क्या होता है? Luster का मतलब होता है एकदम खुशी की तरह जाना, एकदम लेवल पे जाना भाई, ठीक है ना। लस्टर होता है जॉय एंड टॉप क्वालिटी। इसमें क्या आएगा, टू द मेडल्स वॉन ए स्वस्तिक, रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी गोल्ड इन मेंस डबल बैडमिंटन, एचएस परंजित ब्रॉन्ज इन मेंस सिंगल बैडमिंटन। चलो ये काफी सारे आ गए हैं, इनके नाम है, चलने दो इनको। अब आ रहे हैं एडिशनल पर्सपेक्टिव कैन बी ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है बटोरना, एक वर्ड आया है ग्लीन, फ्रॉम द फैक्ट दैट of the 28 golds, only 12 have come in the event as part of Olympic roster. Even here, just a handful of marks like Neeraj Chopra through world's best. ठीक है, world's beating. This shows the while Indian sport has come a long way. इसका मतलब ये है कि भारतीय इंडियन स्पोर्ट्स काफी आगे आ चुका है। A lot more needs to be done to bridge the gap with global standard. लेकिन दुनिया के साथ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का क्या है, गैप है, उसको पाटने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। द यूनियन गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव कम अप विथ ए प्लेथोरा। प्लेथोरा एक नया वर्ड आया है, इसका मतलब होता है एक्सेसिव यू थिंक, बहुत ज्यादा, ऑफ इनिशिएटिव्स आपको शुरुआत करने पड़ेंगे टू हेल्प एथलीट्स, एथलीट्स की सहायता करने के लिए। बट दे आर पर्सनली थ्रेटन्ड बाय इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब दिक्कत क्या होती है कि हमारे जो बच्चे हैं बेचारे, इनको धमकाया जाता है किनके द्वारा, इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा परेशान किया जाता है। फैक्शनलिज्म, ग्रुपवाद होता है फेडरेशंस में, फैक्शनलिज्म होता है ग्रुपवाद।
वर्गवाद होता है, एंडलेस कोर्ट बैटल्स, कोर्ट की लड़ाइयां चलती है, एंड जाइंट डोपिंग क्लाउड, और डोपिंग का भी समस्या रहती है, दैट हैंग्स अराउंड, जो उनके घूमता रहता है। फॉर द हेड टू बी हेड हाई, सर को ऊंचा रखने के लिए, द बॉडी एंड लेग्स कैन नॉट बी अलाउड टू फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है डगमगाना। अगर आपको सर ऊंचा करना है, ठीक है, इसका मतलब होता है डगमगाना, फाल्टर। ऐप पे लिखवाते हैं इस वर्ड को। अगर हमें सर ऊंचा रखना तो पैरों को डगमगाने नहीं दिया जा सकता, तो आपको तैयारियां पूरी रखनी पड़ेगी। क्वेश्चंस पे आप आइए। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द हांगझो एशियन गेम्स एंड हाउ डज इट कंपेयर्स टू द प्रीवियस बेस्ट? कितने मेडल भारत ने जीते हैं और कितने इससे कंपेयर हुए हैं भाई? तो आपका पहला ही आंसर 107 और 70, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बन रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, which of the following statement about India's performance in the Hangzhou Asian Games is true? बताइए भाई। Cricket contributed nana, Indian podium finishes nana, new heroes for India were found in sport like roller skating वगैरह वगैरह। अभी कहना क्या चाह रहा है, आप जरा इस पूरे सेंटेंस को समझिएगा भाई, इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि नए हीरो मिले हमें, जो जीते हैं वो एक अलग चीज है, बट हमें नए हीरोज मिल रहे हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा? न्यू हीरोज। पैसेज का भाव कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही बता रहा है कि ऑन द वर्थ ऑफ सब मेडल्स एट कॉन्टिनेंटल गेम्स, कि हमने इनको प्राप्त किया, ये कौन बता रहा है, यह बताइएगा जरा इसके अंदर। क्लियर? ऑल मेडल्स आर कॉन्टिनेंटल गेम्स हैव द सेम वर्थ एंड रिकॉग्नाइजेशन। मेडल्स वॉन स्पोर्ट लाइक बैडमिंटन, टेबल टेनिस एट कॉन्टिनेंटल गेम्स हैव एडेड सिग्निफिकेंस ड्यू टू वर्ल्ड लेवल कंपटीशन इन एशिया। बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। क्लियर है? इन दो गेम्स की बात की जा रही है। थर्ड लिखिएगा इसी में, व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज? बताइए, पेसिमिस्टिक है या निराशावादी? ना ना ना, निराशावादी नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात कर रहा है। जुबिलांट, उत्साही है, हाँ ये हो सकता है। इनडिफरेंट, उदासीन, हमें क्या मतलब जीत गए, नहीं ऐसा भी नहीं है। मिक्स्ड, दोनों है, कॉशनरी भी कह रहा है और ये भी कह रहा है। सी आपका आंसर होगा। अब हम आ गए हैं छोटे क्वेश्चंस पे, 3 हमारे पैसेज खत्म हुए, तो हम थोड़ा सा आराम से इन चीजों को कवर कर सकते हैं, इस टाइम कंज्यूमिंग। बनाइए, ही ऑल द ऑटम्स लीव। ऑटम लीव जानते हो, बसंत के पतझड़ के पत्तों को उसने क्या किया होगा भाई? गार्निश, सजाना। स्मोदर, इसका मतलब होता है गला घोटना या लपेटना या किस चीज को घोटना। स्मोदर होता है किस चीज को नैरोली घोटना, गला घोटना कहते हैं वैसे। इसका मतलब आप होता है लपेटना कह सकते हो। विदर, कमजोर करना, मुरझाना। गैदर, इकट्ठा करना। आंसर आपके सामने है, क्या आएगा? आंसर होगा गैदर्ड। अगला क्वेश्चन है, मोहन द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल फ्रॉम मुस्तफा। जो लाइफ स्किल का मुस्तफा का जो चार्ज था वो किसने ले लिया? तो आप फ्रेजल में पढ़ते हो, टेक ओवर होगा। टेक ओवर का मतलब क्या होता है? किसी का चार्ज लेना। टेक ऑफ शुरुआत करना होता है, टेक आउट किस चीज को बाहर निकालना होता है, टेक थ्रू नॉर्मल होता है निकल जाना। अब यहां पे आपके सामने अंडरलाइन मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स आया है, तो हमें इसको पढ़ना है। पढ़िए आप इसके सुनो एक बार जरा। द रोड विच इज जॉइनिंग टू विलेज इज रिपेयर्ड बाय लोकल अथॉरिटीज। विच जॉइनिंग, तो विच आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट होगा विच जॉइंस, ठीक है। सब वो रोड जो दो गांवों को जोड़ता है, जोड़ रहा है नहीं होगा, जोड़ता है। मतलब ये एक यूनिवर्सल बात है कि रोड उन दोनों गांवों को आपस में कनेक्ट करता है। ये थोड़ी कि अभी जोड़ रहा, दो दिन बाद नहीं जोड़ेगा, नहीं। अगला क्वेश्चन देखो आप इसी के अंदर, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द सिटी पार्क? क्या आप मुझे बता सकते हैं सिटी पार्क कहां है? अब देखो, वेयर के साथ जो इज लगा रहे हो ना, ये असल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये असल में क्या नहीं है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इस बात को ध्यान दो। तो यहां पे क्या आएगा? वेयर द सिटी पार्क इज, वेयर वाज द सिटी पार्क, वेयर सिटी पार्क वर, वेयर आर द सिटी पार्क। तो इसमें आंसर बनेगा वेयर द सिटी पार्क इज। ये आपका आंसर बनेगा, क्योंकि कैन यू प्लीज टेल मी होता, अगर वो इन्वर्टेड कोमास में होता तो ही हम इंट्रोगेटिव मान सकते थे। एम्प्लॉइज वर ले ऑफ, ले ये वर्ब होती है, लाई झूठ बोलना, ठीक है। सेकंड फॉर्म लाइट, लाइट
फिर एक होती है लाई, लेटना, पड़े रहना, शामिल होना। सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन। फिर एक वर्ब होती है ले, लिटाना, रखना, पटकना, अंडे देना। सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट। अरे भैया वर्क कर रहे हो तो आईएनजी आनी चाहिए ना, नहीं तो पैसिव वॉइस आएगा। पैसिव वॉइस आएगा तो कौन सा आएगा? लेड ऑफ। क्या आएगा? लेड ऑफ। ये ले वर्ब भी नहीं है, ये दोनों तो वैसे गलत हो गई, ये भी गलत हो जाएगा। एम्प्लॉयज को क्या किया गया? रिसेशन की वजह से ले ऑफ होता है, छटनी कर देना, हटा देना। ये आपके सामने एक वर्ब पैटर्न हमें लिखवा दिया। अगला पढ़िए 91, व्हाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन। अभी आपका क्वेश्चन है भैया कॉमन एरर। जरा देखिएगा, ऑलवेज की पोजीशन समझिए आप। ऑलवेज भी गलत है। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको आप कहां यूज करोगे? सब्जेक्ट के बाद। एक्चुअल में यहां क्या आना चाहिए? वी ऑलवेज। तो आंसर आपका किस पार्ट में है? सी में। अगला पढ़िए, शी इज ए ग्रेट कुक, हैज हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वाज फॉलोड बाय 1 लाख। अब देखो हैज हर ओन ब्लॉग हो जाएगा, वाज फॉलोड इसकी जगह इज फॉलोड करो। आंसर आपका कौन सा बनेगा? बाय दिस टाइम टुमारो यू विल बी प्लेइंग द वायलिन फॉर 48 आवर्स। कल इस समय तक आप पिछले 48 घंटों से क्या कर रहे होंगे? वायलिन बजा रहे होंगे। तो भैया परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, और इसलिए इसमें यू विल हैव बीन करो भी। विल हैव बीन प्लेइंग। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए। अब एक छोटा सा आपके सामने क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 94। बताइए, कैन वी सी, क्या हम देख सकते हैं? द अर्थ इज ए ग्लोब, कि अर्थ एक ग्लोब है? यस वी कैन सी। ठीक है। When we watch a ship that sails out of the sea, अब आप बनाइए, देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा कंडीशन क्या बन रहा है इसका, इसको अब हमें समझना पड़ेगा। एक बार आप, मैं 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं, आप प्लीज पढ़ें इसको। राइट, अब इसके बाद हम इसके आंसर्स को कवर अप करेंगे भाई। इज इट क्लियर? देखो, कैन वी सी द अर्थ इज ए ग्लोब, अब ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हम यहां दैट लगा सकते हैं? कैन वी सी इफ द अर्थ इज ए ग्लोब, क्या धरती गोल है? इफ द अर्थ इज ए ग्लोब। ठीक है। अब इसमें कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी कि हम इसमें क्या करें, दैट अर्थ इज ए ग्लोब। अब इसमें अगर आस्कर वगैरह कंडीशन होती तो हम मानते हैं, तो इसलिए बेटर मीनिंग होगा। हम देखो इसमें इफ नहीं बनेगा, वेयर, क्लियरली, कैन वी सी क्लियरली द अर्थ इज ग्लोब। अब ए ग्लोब कर रहे हो तो क्लियरली बेटर नहीं होगा, ठीक है ना? दैट अर्थ इज ग्लोब बेटर होगा कि हम इसमें क्या लगाएं? इफ लगाएं। इफ अर्थ इज ग्लोब, क्या कैन वी सी, क्या हम देख सकते हैं कि अर्थ एक ग्लोब है। अब देखो 2 कंडीशन बन रही है ग्रामर में, आपको समझना पड़ेगा। ग्रामरियन इसको दैट भी मान रहे हैं और इफ भी मान रहे हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है, अगर आप एक ग्लोब कवर कर रहे हो तो हम दोनों आंसर मान सकते हैं, बट एसएससी प्राइमरली किसके लिए जाएगा? दैट के लिए जाएगा, तो आप बेटर दैट मानो। हालांकि इसमें कंफ्यूजन था, इस क्वेश्चन में हो सकता है, चलो कोई नहीं। अब अगला देखिए जरा, पूरा एक साथ ही है। Can we see the earth is globe? Yes, we can, and we watch a ship that sails out to sea. If we watch closely, we see that ship begins to के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? डिस्पेयर। शिप क्या होने लग गई है? डिसअपियर होने लग गई है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर फर्स्ट, पहले बॉटम जाएगा, देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर, फिर सिम हमें डूबती हुई दिखेगी, शिप सिंक होती हुई, एंड लोअर और लोअर, और उसके बाद क्या होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, अंटिल, जब तक के, इसमें आंसर क्या बनेगा? अंटिल, जब तक के, वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप, जब तक कि हमें क्या नहीं दिखेगा? वो डूबती दिखेगी, जब तक उसका टॉप नहीं दिखेगा, उसका अपर पार्ट नहीं दिखेगा। एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल, और फिर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। व्हाट इज हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस, हमें कौन छिपा रहा है शिप, वो हमसे कौन है? इट इज द अर्थ, ये धरती है जो हमें शिप को अलग कर रही है।
स्टिक ए पिन मोस्ट ऑन द वे इनटू एन ऑरेंज, आप क्या करो, एक ऑरेंज में पिन लगाओ, ठीक है, एंड टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, एंड 4 नंबर पे देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, एंड स्लोली, देखो रेलुक्टेंटली, बिना इच्छा के, इच्छा से, एक्सीडेंटली नहीं होगा, अकॉर्डिंगली नहीं होगा, स्लोली, और धीरे धीरे आप क्या करो भाई, इसमें क्या आंसर आएगा, स्लोली टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, यू विल सी द पिन डिसअपियर, आपको पता चलेगा कि पिन गायब हो गई है, ठीक है। ए शिप डजन ऑन द अर्थ, सेम यही कंडीशन कौन करता है, द सेम, या द सेम तो हम कंजक्शन कवर करेंगे, तो इसमें क्या सेम ऐसे कैसे कौन करता है भाई हमें, ये हमारा, तो इसमें सॉरी द सेम नहीं होगा, आंसर होगा जस्ट एज, क्योंकि इसके बाद वो क्या ले रहा है, इसके बाद वो ले रहा है एक सेंटेंस में कंजक्शन देखना पड़ेगा, क्लियर। ए शिप डज ऑन द, डज मैन वर्ब आ रहा, तो बिल्कुल इसमें क्या आएगा, जस्ट एज आएगा भाई, ठीक है, ये आपका इसमें का आंसर हो गया। इज इट क्लियर। अब आप आइए 99 पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस पे, क्या कहना चाह रहा है ये बताओ, शुरुआत किससे करें, क्यू से, पी और क्यू, दो आपके सामने आंसर्स बन रहे हैं। केन वॉज द 14th चाइल्ड ऑफ ए मेथोडिस्ट मिनिस्टर बोर्न इन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, नेवार्क में, who had signed the Declaration of Independence, who named him after an ancestor। तो देखो एस के बाद आर आएगा, एस के बाद क्या आएगा, आर, तो कितने ऑप्शन में है इसके बाद आर, 2 ऑप्शन में, पहली चीज तो आप ये समझो। अच्छा, दोनों हु से तो वाक्य क्या नहीं हो सकता, आपको पता है, शुरू नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, ये तो हमें साफ दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, पी से शुरू कर सकते हैं कि केन वाज द 14th चाइल्ड ऑफ ए मेथोडिस्ट मिनिस्टर बोर्न इन नेवार्क न्यू जर्सी। देखो अब ये इसका संबंध इससे है, शुरुआत क्यू से होगी, पहले आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा, जन्मा, कई बार हम बोलते हैं ना, मथुरा में जन्मे और कहां रहे, नंदगांव में रहे कृष्णा, तो कई बार हम ऐसे आपको क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो इसलिए इसमें शुरुआत इससे होगी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, दे यूज्ड थिन ट्विग्स, अब देखो दे से शुरू कर सकते हैं क्या, नहीं, दीज स्टिक्स नहीं, शुरुआत होगी डी से। हाउ डिड पीपल क्लीन देयर टीथ, पहले के लोग कैसे टूथब्रश से पहले साफ करते थे, तो डी के बाद क्या आना चाहिए, एक में बी आ रहा है, द फजी एंड ना, डी के बाद ए आएगा, दे यूज द ट्विग्स कॉल चू स्टिक्स, ओके। हर फादर हैड बीन स्टक इन एन एलिवेटर फॉर 6 hours, शुरुआत होगी बी से। ईसा हैड हर्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट ए ब्लैकआउट कास्ड बाय ए सडन स्टॉर्म, ब्लैकआउट होता है लाइट चले जाना, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा, हम शुरू कर रहे हैं बी से, तो आपके 2 ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गए, अब बी के बाद डी आएगा, ए आएगा, बताइए। डी कह रहा है हर मदर्स स्टोरी हैड बीन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिज, हिज कौन है, मतलब पहले भैया ए आएगा डी से पहले, आंसर ये बनेगा, बी ए डी सी, पढ़ के देख लो, यही आंसर होगा। ईसा had heard from her parents about a blackout caused by a sudden storm. Her father had been stuck in an elevator for 6 hours. Her mother's story had been quite different from his. पापा से अलग इसकी कहानी है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप बनाइए, ये आपका पैराजम है, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। I said to you he should not be trusted. I said to told you that he का क्या रहेगा, he रहेगा, should not be। I told you हो गया, I said to you अट गया, नहीं। अच्छा, कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, साल नॉट भी होगा, आंसर ये आएगा, ये आप आराम से पढ़ लीजिए। द क्लर्क सेड टू विजिटर, शैल आई आस्क दीज पीपल टू वेट फॉर यू, द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर इफ ही शुड आस्क दोज पीपल, तो बताइए क्या आएगा, टोल्ड होगा, नहीं, आंसर एक ही बन रहा है, ये खत्म हो गया क्योंकि हेड नहीं आएगा, ये खत्म हो गया क्योंकि साल नहीं रहेगा। द विलेन ऑफ द प्ले वाज हेटेड बाय द ऑडियंस, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, वाज हेटेड, तो हेटेड सेकंड फॉर्म आएगी, हैड हेटेड गलत, वाज हेटिंग गलत, द विलेन हेटेड द ऑडियंस, या द ऑडियंस हेटेड, किसने हेट किया, विलेन ने थोड़े किया, आंसर आएगा सी। लास्ट आपका क्वेश्चन है, सीता मेड गुलाब जामुन, सीता ने गुलाब जामुन बनाए, बनाओ। मेड सेकंड फॉर्म वाज वर आएगा, गुलाब जामुन वर मेड, बाकी सब गलत है, आंसर आएगा सी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।
फिर मिलते हैं अगले संडे को हम एक और चीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।